धन्यवाद पिताजी। तो सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि आप लोग कैसे हैं। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 समाजशास्त्र का जो आपका पार्ट 2 है, उसका चैप्टर 2 सांस्कृतिक परिवर्तन के मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इससे पहले की वीडियो में हम लोग ने इसके निश्चित उत्तरीय प्रश्न कवर किए थे। इस वीडियो में हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसका वो है सामाजिक परिवर्तन तथा सांस्कृतिक परिवर्तन में दो मुख्य अंतर बताइए। मतलब कि सामाजिक परिवर्तन क्या होता है और सांस्कृतिक परिवर्तन क्या होता है, इसके अंतर्गत हमें दो मुख्य अंतर बताने हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्षेत्र संबंधी अंतर, मतलब कि क्षेत्र के आधार पर क्या अंतर होते हैं। तो सामाजिक परिवर्तन का क्षेत्र सामाजिक परिवर्तन से विस्तृत होता है। सामाजिक परिवर्तन केवल सामाजिक संबंधों के में परिवर्तन तक सीमित है, जबकि सांस्कृतिक परिवर्तन में कला, विज्ञान व साहित्य के क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन भी सम्मिलित हैं। मतलब मूल रूप से आप क्या समझते हैं कि सामाजिक परिवर्तन वो परिवर्तन होते हैं जो हमारे समाज के अंतर्गत होते हैं। ये जो परिवर्तन होते हैं ये हमारे समाज तक ही सीमित रहते हैं, इनका दूसरी दुनिया से कोई भी तात्पर्य नहीं होता। लेकिन जो हमारे सांस्कृतिक परिवर्तन होते हैं, ये जो परिवर्तन है ये हमारी कला, साहित्य, विज्ञान आदि के जो क्षेत्रों में परिवर्तन आते हैं, जो हमारी संस्कृति में परिवर्तन आते हैं, वो होते हैं हमारे सांस्कृतिक परिवर्तन। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गति संबंधी परिवर्तन। गति संबंधी परिवर्तन क्या होता है? सामाजिक संबंधों में परिवर्तन आसानी से और शीघ्रता से हो सकता है, किंतु सांस्कृतिक परिवर्तन धीमी गति से होता है। बल्कि जो सामाजिक परिवर्तन है वो बहुत ही जल्दी हो सकता है। जैसे कि समाज आप गए, आपने देखा ये बुराई हो रही है या फिर ये चीज़ खराब है, तो आप उसको थोड़ा सा बल लगा के उसका परिवर्तन कर सकते हैं, लोग कहेंगे हाँ ठीक है। लेकिन जो संस्कृति के आधार पर परिवर्तन होते हैं, जैसे बहुत पुराने समय से कोई संस्कृति चली आ रही, कोई परंपरा चली आ रही, तो उसे परिवर्तित करने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, बल्कि बहुत बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं नहीं करने देते हैं। तो इस टाइप से स्पष्ट है कि सामाजिक परिवर्तन तथा सांस्कृतिक परिवर्तन में गति संबंधी अंतर होता है। बल्कि जो सामाजिक परिवर्तन होती है उनकी गति थोड़ी सी तीव्र होती है, लेकिन जो सांस्कृतिक परिवर्तन होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मंद परिवर्तन होते हैं। आई होप आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है संस्कृति की दो प्रमुख विशेषताएं संक्षेप में बताइए। मतलब कि जो संस्कृति होती है इसकी हमें दो मुख्य विशेषताएं बतानी है। तो पहली क्या है? सीखा हुआ गुण, मतलब कि जो गुण सीखते हैं वो, जैसे कि व्यक्ति सामाजिकरण की प्रक्रिया में कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। ये सीखे हुए अनुभव, विचार, प्रतिमान आदि ही संस्कृति के तत्व होते हैं। इसलिए संस्कृति की एक विशेषता सीखा हुआ व्यवहार है। मतलब कि जो व्यक्ति होता है वो समाज के अंतर्गत कभी कुछ ना कुछ हमेशा कुछ ना कुछ सीखा ही करता है। उसके अंतर्गत जो अनुभव आते हैं, उसके विचारों में जो परिवर्तन आते हैं, प्रतिमान होते हैं, वो सारे तत्व जो है संस्कृत के अंतर्गत आते हैं। और इसीलिए जो संस्कृत की एक विशेषता है वो सीखना भी है। उसके बाद आ जाता है हस्तांतरण की विशेषता। तो ये क्या होती है, चलिए देख लेते हैं। संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होती है। मतलब कि जो संस्कृति होती है वो हम लोग को हमारे पूर्वजों से मिली होती है। जैसे कि आपकी दादी हैं, आपकी दादी अगर जो कोई पूजा वगैरह करती हैं या कोई भी परंपरा या रीति रिवाज निभाती हैं, तो वही चीज़ आपकी मम्मी भी करती हैं, उसके बाद वो आप करोगे। तो ये चीज़ जो है हमारी पीढ़ी से हमें प्राप्त होती रहती है। इसीलिए जो संस्कृति है वो हमारी हस्तांतरित होती रहती है। संस्कृत का अस्तित्व हस्तांतरण के कारण स्थायी बना हुआ है। संस्कृति के हस्तांतरण की यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है वो है जातीय संरचना पर पड़ने वाले पश्चिमीकरण के दो प्रभावों को संक्षेप में बताइए। तो जो जातीय संरचना होती है इस पर पश्चिमीकरण का क्या प्रभाव पड़ता है, चलिए देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, पहला जो पॉइंट है हमारा वो है जाति प्रथा में शिथिलता। तो जो जाति प्रथा में शिथिलता जो पश्चिमीकरण के अंतर्गत एक ये मुख्य पॉइंट होता है। जैसे कि इसके अंतर्गत क्या देख सकते हैं हम लोग, पश्चिमीकरण ने उद्योग धंधों को विकसित करके भारत में जाति प्रथा के संबंधों को ढीला कर दिया है। मतलब जो पश्चिमीकरण है उसके अंतर्गत जो हमारे उद्योग वगैरह हैं वो बहुत ही तेज़ी से बढ़े हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे जाति पाति की जो प्रथाएं थी, जो वहाँ पे पहले जाति प्रथा को लेकर विवाद वगैरह चलते थे, वो बहुत ही कम हो गए, क्योंकि जातीय भेदभाव को भुलाकर सभी लोग दफ्तरों तथा कारखानों में एक साथ कार्य करते हैं। तो क्या होता है, अभी कोई भी ऑफिस है या फिर कहीं पे भी कोई गवर्नमेंट जॉब मिल रही है, तो वहाँ पे ये नहीं देखा जाता है कि ये किस जाति का है। वहाँ पे अगर जो वो योग्य है तो उसे नौकरी मिलती है और सभी लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, जातीय भेदभाव का अंत।
तो आवागमन के साधनों के विकास के कारण तथा औद्योगिक एवं तार्किक दृष्टिकोण के कारण सभी जातियों के लोग जातीय भेदभाव भुलाकर रेलों, मेट्रो, मोटर कार आदि के में साथ साथ बैठकर यात्रा करते हैं। आज जातीय दूरी का भेदभाव का अंत हो रहा है। तो पहले ज़माने में क्या होता था, जहाँ पर मतलब कि पहले ऐसा होता था, बहुत टाइम पहले, जैसे कि वैदिक काल के टाइम पे इस टाइप से होता था कि जो निम्न जात के लोग होते थे, जो अस्पृश्य लोग कहलाते थे उस टाइम पे, तो उनके साथ कोई बात नहीं करता था, उनके साथ कोई ट्रैवल नहीं करता था, उनके साथ मतलब कि कोई उनको घर में नहीं आने देता था, इस टाइप से होता था। लेकिन आज के टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी लोग एक समान हो गए हैं, सभी लोग साथ में ट्रैवल भी करते हैं, पूजा वगैरह भी करते हैं और सभी लोग साथ में काम भी करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ हुई है पश्चिमीकरण के चलते हुए। ओके, आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है वो है, भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति पर पश्चिमीकरण के पड़ने पर 3 प्रभाव का उल्लेख कीजिए। तो पश्चिमीकरण के कारण जो हमारे भारतीय स्त्रियां हैं उनके लिए भी बहुत ही अच्छा चीज़ें हुई हैं, उनके विकास पर भी बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया गया था। तो जो फर्स्ट पॉइंट था वो था हमारा, स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त किए गए। तो अभी जो है स्त्रियां वो पुरुषों से कम नहीं हैं, सभी को समान अधिकार हैं, पुरुषों के बराबर ही स्त्रियां भी कार्य करती हैं। जिस कार्य को करने के लिए पुरुष बाधित नहीं है, उस कार्य को करने के लिए स्त्रियां भी बाधित नहीं हैं, मतलब कि वो एक समान कार्य भी कर सकते हैं, उनको समान अधिकार दिए गए हैं। सेकेंड पॉइंट है, पश्चिमीकरण के प्रभाव से स्त्रियों के लिए उच्च शिक्षा की व्यवस्था हो गई। पहले क्या होता था, स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार नहीं था। आपने वैदिक काल पढ़ा है तो उसमें क्या होता था, स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार नहीं था, परंतु अब क्या है, सभी स्त्रियां भी शिक्षा लेती हैं, पुरुष भी शिक्षा लेते हैं, सभी को जो है शिक्षा का समान अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। थर्ड पॉइंट है, पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव में स्त्रियों में पर्दा प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा आदि कुरीतियों का परित्याग कर दिया गया है। तो पहले ये सारे नामक बहुत ही मतलब कि प्रथाएं चलती थी, जैसे कि पर्दा प्रथा हो गया, बाल विवाह हो गया, सती प्रथा हो गया, और बहुत सारी कुरीतियाँ थी जो कि स्त्रियों के लिए बहुत ही बेकार होती थी। तो पश्चिमीकरण के चलते इन सभी कुरीतियों का जो है अंत हो गया है। तो अब ये सब नहीं होता है, पहले टाइम पे बहुत ही होता था। तो आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा, और भी अगर जो आपको कोई पॉइंट आते हैं वो भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, स्पष्ट कीजिए कि संस्कृतिकरण के परिणाम स्वरूप निम्न जातियों द्वारा उच्च जातियों का अनुसरण किया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। तो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में कोई निम्न वर्ण, जाति या जनजाति अपने से ऊंचे वर्ण या जाति का अनुकरण करके अपने परंपरागत सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास करती है। इस प्रकार संस्कृतिकरण किसी निम्न जाति द्वारा अपने से उच्च जाति के रीति रिवाजों, रहन सहन, कर्मकांडों एवं जीवन पद्धति के अनुकरण की प्रक्रिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, स्पष्ट कीजिए कि जो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया ने असंस्कृतिकरण या विसंस्कृतिकरण की प्रक्रिया को भी जन्म दिया है। तो ये क्या है, चलिए देख लेते हैं। तो भारत में संस्कृतिकरण के परिणाम स्वरूप असंस्कृतिकरण या विसंस्कृतिकरण की प्रक्रिया का भी जन्म हो गया है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत समाज के उच्च जातियों ने भी अपने परंपरागत आदर्श छोड़ दिए। उदाहरणार्थ अनेक उच्च जातियों ने निम्न जातियों के पेशों को ग्रहण कर लिया है। मतलब कि जो संस्कृतिकरण है इसके परिणाम स्वरूप असंस्कृतिकरण की भी उत्पन्न हुई है। जैसे कि जो पहले उच्च जातियों के कार्य होते थे वो सिर्फ वही लोग करते थे, लेकिन मतलब कि जो निम्न जातियों के कार्य होते थे वो उच्च जाति वाले नहीं करते थे, उच्च जातियों के कार्य होते थे वो निम्न जाति वाले नहीं करते थे। तो ये सब कुछ पहले चलता था, लेकिन अब क्या हो गया, अब जो उच्च जाति वाले होते हैं वो निम्न जातियों के भी कार्य करते हैं, निम्न वाले उच्च के भी करते हैं। तो ये सारा संतुलन बन गया। संस्कृतिकरण से असंस्कृतिकरण की ओर जाने की प्रक्रिया के कारण आर्थिक सुरक्षा की भावना को बल मिला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, संस्कृतिकरण एवं पश्चिमीकरण में एक मुख्य अंतर बताइए। बल्कि संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण में हम लोग को एक मुख्य अंतर बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। तो पहला है, संस्कृतिकरण भारतीय समाज में होने वाली एक अंतःजनित प्रक्रिया है। तो संस्कृतिकरण जो हमारे भारतीय समाज में बहुत ही पहले से चली आ रही है और ये हमेशा चलता ही रहेगा। इसका स्रोत स्वयं भारतीय समाज में ही विद्यमान होता है। इससे विभिन्न पश्चिमीकरण भारतीय समाज में होने वाली एक बाह्यजनित प्रक्रिया है। इसका स्रोत भारतीय समाज के बाहर अर्थात कोई पश्चिम देश से होता है। उसके बाद आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो है, संस्कृतिकरण तथा आधुनिकीकरण में पाए जाने वाला एक मुख्य अंतर। तो क्या हो सकता है वो अंतर? तो संस्कृतिकरण में कोई निम्न जाति किसी उच्च जाति का अनुसरण करके अपने परंपरागत जातिगत स्तर या पद को ऊंचा करने का प्रयास करती है। इससे भिन्न आधुनिकीकरण में सभी जातियां आधुनिक मूल्यों का अनुसरण करती हैं।
जो संस्कृतिकरण के अंतर्गत क्या होते हैं, जैसे कि कोई निम्न जाति है तो वो उच्च जाति का अनुसरण करती है, उसके रीति रिवाजों को अपनाने का प्रयास करती है, उसके क्रियाकलापों को करने का प्रयास करती है। लेकिन जो आधुनिकीकरण होता है उसके अंतर्गत जो भी न्यू मूल्य होते हैं, जैसे कि जो भी आधुनिक कार्य होते हैं उनका अनुकरण करने का प्रयास किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन है हमारा वो है M.N. श्रीनिवास के अनुसार प्रभुत्व संपन्न जाति के लिए क्या शर्त अनिवार्य है। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। तो M.N. श्रीनिवास के अनुसार प्रभुत्व संपन्न जाति होने के लिए उसका उपलब्ध कृषि योग्य भूमि में बड़े अंश का स्वामित्व, उसकी सदस्य संख्या यथेष्ट और स्थानीय सोपान में उसे उच्च स्थान का प्राप्त होना अनिवार्य है। तो M.N. श्रीनिवास ने एक प्रभुत्व संपन्न जाति के लिए क्या क्या मतलब क्वालिटीज़ बताई हैं कि उसको जो है एक भूमि के बड़े अंश का स्वामी होना चाहिए, मतलब कि उसके पास बहुत सारी भूमि होनी चाहिए, उसके पास मतलब कि उसकी सदस्य संख्या श्रेष्ठ होनी चाहिए, स्थानीय सोपान में उसे उच्च स्थान प्राप्त होना चाहिए। ये सब तो कुछ उन्होंने पॉइंट बताए हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन है हमारा वो है स्पष्ट कीजिए कि पद निरपेक्षीकरण ने समाज में धर्म का प्रभाव को कम कर दिया है। तो पद निरपेक्षीकरण की भावना ने समाज में धर्म के प्रभाव को कम किया है। अब इस परिवर्तित भावना के परिणाम स्वरूप समाज में धन का महत्व बढ़ा है। धनवान व्यक्ति में ही सभी गुणों का समावेश माना जाता है। पद निरपेक्षीकरण में ऐसी भावना है जिसमें प्राचीन धार्मिक रूढ़ियों को प्रभावहीन बनाया है। मतलब कि पद निरपेक्षीकरण के अंतर्गत क्या हो गया है, धर्म का प्रभाव बहुत ही कम हो गया है, धर्म को बहुत कम माना जाने लगा है, उसकी जगह पर धन को अधिक बल दिया गया है, मतलब कि धन को अधिक महत्व दिया गया है। मतलब कि जो जिस व्यक्ति के पास धन संपदा है, जो व्यक्ति धनवान है, उसमें ही वो सर्वगुण संपन्न उसे लगता है पद निरपेक्षीकरण के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पद निरपेक्षीकरण के परिणाम स्वरूप जातीय व्यवस्था में हुए 2 परिवर्तनों का उल्लेख कीजिए। तो पहला परिवर्तन क्या है, खान पान के प्रतिबंधों का अंत। तो जाति के सभी बंधन ढीले पड़ गए। पद निरपेक्षीकरण के अंतर्गत जाति के आधार पर लगाए गए खान पान के प्रतिबंध प्रायः समाप्त हो गए हैं। सेकंड क्या पॉइंट है हमारा, जातीय नियमों का ह्रास। तो यातायात के साधनों का विकास हो जाने तथा नगरों की संख्या अधिक हो जाने से धर्म का प्रभाव कम हो गया, जिससे जातीय नियमों का एवं प्रतिबंधों का ह्रास हो गया। तो ये भी आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। सभी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ से लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आखिर हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अगर जो आपको अच्छी लगी है वीडियो, दिल से आपको अच्छा लगा है, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो भी लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।